गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के रसायन विज्ञान में चैप्टर 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना पाठ हमारा आजकल चल रहा है और इसी पाठ के अंतर्गत ये मेरा 5वां वीडियो है जिसमें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें है हाइड्रोजन आबंध, लिखा भी है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध क्या होता है। देखिए, वह आबंध जो हाइड्रोजन के एक परमाणु तथा किसी ऋण विद्युतीय तत्व के एक परमाणु के मध्य परस्पर स्थिर वैद्युतीय आकर्षण बल के कारण बनता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड वो आबंध होता है जो हाइड्रोजन परमाणु और किसी ऋण विद्युतीय तत्व के परमाणु के बीच में बनता है। ये एक प्रकार से आकर्षण बल के कारण बनता है, दोनों के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में और किसी भी ऋण विद्युतीय जो तत्व है उसके बीच में परस्पर आकर्षण के कारण हाइड्रोजन आबंध बनता है। यदि हाइड्रोजन तथा ऋण विद्युतीय तत्व के वे परमाणु जिनके मध्य हाइड्रोजन आबंध बनता है किसी एक यौगिक के भिन्न अणुओं के अथवा विभिन्न यौगिकों के अणुओं के भाग होते हैं तो इस प्रकार बंधता को अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंधता कहते हैं। इस पॉइंट को आप थोड़ा जो है डीपली इसको बहुत अच्छे से एक दो बार पढ़ेंगे। देखिए, हाइड्रोजन आबंध अभी मैंने कहा कि किस किस के बीच में बनता है, हाइड्रोजन के बीच में और किसी ऋण विद्युतीय तत्व के बीच में बनता है। लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे दो प्रकार के होते हैं कि यदि हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच में और ऋण विद्युतीय तत्व के वे परमाणु जिनके मध्य हाइड्रोजन आबंध बनता है किसी एक यौगिक के भिन्न अणुओं के, किसी एक यौगिक के भिन्न अणुओं, मतलब यौगिक आपका जो है या तो किसी एक यौगिक के भिन्न अणुओं के मध्य अथवा विभिन्न यौगिकों के अणुओं के मध्य बनता है, तो इस प्रकार की बंधता को अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंधता कहते हैं। एग्जाम्पल, इसको आप बेटर समझेंगे एग्जाम्पल से। देखिए, HF तथा H2O में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधता होती है। पहले इसको समझ लीजिए। HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब यहाँ देखिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड को हम कैसे लिखते हैं, HF, ठीक है। लेकिन ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक अणु है HF का एक अणु। लेकिन किसी भी HF के जो आप कुछ की क्वांटिटी आप लेंगे, अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो आप क्वांटिटी लेंगे उसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड के बहुत सारे अणु मौजूद होंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही अणु मौजूद होगा। तो एक अणु को तो मैंने कहा इस तरह से लिखते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे अणु हैं तो हम उनको किस तरह से लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, ये मैंने बना दिया HF, फिर डैश डैश डैश। अब ये फ्लोरीन दूसरे हाइड्रोजन के अणु के हाइड्रोजन से जुड़ेगा और ये जो बॉन्ड आपने बीच में डैश 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 करके देखा, ये क्या है, आपका हाइड्रोजन बंध है। इसको हम बोलते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें आप देख रहे होंगे मैंने एग्जाम्पल से दिखा भी रखा है कि ये हाइड्रोजन का एक अणु है, ये हाइड्रोजन का दूसरा अणु है, ये तीसरा अणु और ये चौथा अणु, और ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बंध की सहायता से जुड़े हुए हैं। ये जो डैश 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 करके यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ ये क्या है, हाइड्रोजन आबंध है, वो भी कौन सा, अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध। तो इससे आप लोग ये देख लीजिए कि अंतर अणुक यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध किसके बीच में बनता है। हम कह सकते हैं कि किसी एक यौगिक के उन अणुओं के बीच में बनता है। ये यौगिक आपका एक ही है लेकिन इसके जो है अलग अलग अणुओं के बीच में, जिनमें क्या है, अलग अलग एक अणु का एक परमाणु, यानी एक अणु का HF का एक परमाणु, फ्लोरीन एक परमाणु जो है दूसरे अणु
दूसरा अणु कौन सा है, HF का ही दूसरा अणु है, लेकिन उसके दूसरे परमाणु हाइड्रोजन के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध बनाता है। ये इसको हम कहते हैं जहाँ पे आपका जो है किसी भी यौगिक में एक ही प्रकार के अणु जो हैं, एक अणु का एक तत्व दूसरे अणु के दूसरे तत्व के साथ, और यहाँ पे तत्व तो दो ही होंगे हमारे, एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा जो है कोई ऋण विद्युतीय तत्व होगा। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, जो आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल में। वाटर मॉलिक्यूल को ही देख लीजिए, H2O होता है, किसका सूत्र, जल का सूत्र होता है H2O। अब इसको देखिए कैसे करके दिखाया गया है, यहाँ पे 2 H हैं और 1 O है, तो इस तरह से दिखाया गया है, H फिर ये जुड़ा है ऑक्सीजन से, फिर ये जुड़ा है हाइड्रोजन से। आप देख लीजिए ये एक जो है हाइड्रोजन का वाटर मॉलिक्यूल जल का अणु है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो H है, यहाँ से ये H जो है धनात्मक है और ये दूसरे वाटर के अणु, वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बंध बनाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये लिखा हुआ भी है वहाँ पे कि ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन मतलब एक अणु, जल का एक अणु जल के दूसरे अणु के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाएगा, जिसको मैंने डैश 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 करके दिखा रखा है। और जनरली अगर हमसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन और किसी ऋण विद्युतीय तत्व के मध्य बनने वाले परस्पर स्थिर वैद्युतीय आकर्षण बल के कारण जो बंध बनता है वो ही आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। अब अंतर आणविक आपने देख लिया, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध दूसरा होता है। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, जिसको हम कहते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, उसमें क्या होता है, किसी यौगिक के विभिन्न अणुओं के मध्य जो है, अलग अलग अणुओं के मध्य जो है हाइड्रोजन बंध बनता है। और एक होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध, जिसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या है, देखिए, यदि हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन तथा ऋण विद्युतीय तत्व के मध्य बनता है जो किसी यौगिक के एक ही अणु के भाग होते हैं, तो इस प्रकार की बंधता अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधता कहलाती है। देखिए, पहले अलग अलग अणुओं के बीच में बनेगा, भले ही वो अणु एक ही प्रकार के हैं, लेकिन अंतरा अणुक में अणु एक ही होता है और एक अणु में मौजूद जो आपके तत्व होते हैं अलग अलग, एक ही अणु में मौजूद अलग तत्व, अणु एक ही है लेकिन उसी में मौजूद जो तत्व होता है उनके बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है, तो वो कहलाता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। एग्जाम्पल देखिए, इसमें ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को ऐसे लिखा जाता है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, नाइट्रो यानी NO2, और इसी में OH जुड़ा हुआ है। तो जब भी बेंजीन रिंग पे OH जुड़ा होता है, इसे हम नाम दे देते हैं फिनॉल। अब यहाँ पे क्या है, देखिए सेकंड स्ट्रक्चर को आप देखिए। पहला स्ट्रक्चर तो मैंने जनरल बता दिया कि बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे NO2 और OH जुड़े हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो NO2 का O है, NO2 यानी 2 O हैं, तो एक O जो है वो किसके साथ, OH के H के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए ये NO2 है ऊपर वाला और ये नीचे OH है, और हाइड्रोजन बंध किसके बीच में बन रहा है, O और H के बीच में, डैश 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 करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये एक ही अणु है और एक ही अणु में जो अलग अलग परमाणु स्थित हैं उनके बीच में ये क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बंध बन रहा है। तो हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार के होते हैं, अंतर अणुक और अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ये जो चैप्टर है आपका, ये इसमें सारे ही टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आगे की जो केमिस्ट्री है वो इन्हीं पे बेस्ड है। अब एक सिद्धांत है आपके पास, संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये सिद्धांत क्या है, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इस सिद्धांत को सर्वप्रथम
हाइटलर तथा लंदन ने सन 1927 में प्रतिपादित किया था। पुनः पोलिंग तथा स्टेलर ने इसे विकसित कर एक नया रूप प्रदान किया। अब इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु क्या हैं, सिर्फ ये डिस्कस करते हैं। इसका पहला पॉइंट है एक सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध यानी वो आबंध जो शेयरिंग करके बना है, जो परस्पर क्या करके बना है, साझेदारी करके बना है। एक सहसंयोजक आबंध का निर्माण उस समय होता है जब क्रिया करने वाले परमाणुओं की विपरीत चक्रणों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों युक्त ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापन करती हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि सहसंयोजक आबंध जो होते हैं वो कब बनते हैं, वो परस्पर साझेदारी से बनते हैं। लेकिन वो कब बनते हैं, जब दो आपके जो परमाणु, आपके जो ऑर्बिटल वो साझेदारी कर रहे हैं या अतिव्यापन का मतलब होता है ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो वो जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं उनमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो भरे हुए होंगे वो विपरीत चक्रण के होंगे। यानी अगर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का हेड जो है वो ऊपर की तरफ है तो दूसरे में क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। ऐसा ये कह रहा है कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये कह रहा है आबंध निर्माण के फलस्वरूप दोनों परमाणुओं के चक्रण परस्पर उदासीन हो जाते हैं। वो कह रहा है कि ऐसे दो ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन का जो हेड होता है वो अपोजिट होता है, जब आपस में ये मिलते हैं, ये अतिव्यापन करते हैं, तो इनमें ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में मिलके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। एक का हेड ऊपर है, एक का हेड नीचे है, तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। यदि परमाणु ऑर्बिटलों के चक्रण समान प्रकार के हैं तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि यदि परमाणु ऑर्बिटलों के चक्रण समान प्रकार के हैं तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है और बंध निर्माण संभव नहीं हो पाता। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें कह रही है कि अगर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनका चक्रण एक ही दिशा में होता है, यानी ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, इनको ओवरलैपिंग करनी है, तो अगर इनमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक ही दिशा में है तो ये आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। एक ही जैसे हैं तो प्रतिकर्षण करेंगे, यानी रिपल्सन करेंगे, एक दूसरे को अलग अलग जगह फेंकेंगे ये, और ऐसे में बंध निर्माण जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पहला पॉइंट जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है वो पॉइंट हमें ये बताता है कि जब भी दो आपके ऑर्बिटल अतिव्यापन करते हैं मतलब संयोग करते हैं, दो ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनके चक्रण की दिशा क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। यानी एक ऑर्बिटल में हेड ऊपर की तरफ और दूसरे ऑर्बिटल में नीचे की तरफ होना चाहिए। अगर उनमें हेड एक जैसे होते हैं, यानी अगर इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक ही दिशा में होता है तो वो एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं और ऐसी कंडीशन में बंध निर्माण नहीं हो पाता है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमें क्या बताता है, सेकंड पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, सहसंयोजक आबंध की शक्ति अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। जितना अधिक अतिव्यापन होगा बने हुए सहसंयोजक बंध की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ओवरलैपिंग, अतिव्यापन जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे से मिलना। तो ये कह रहा है कि सहसंयोजक आबंध की शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है जितना कि वो आपस में संयोग कर पाते हैं। अगर बहुत अच्छे से संयोग करते हैं तो उनकी शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। ये आपका सेकंड पॉइंट हमें बताता है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलें। यदि किसी परमाणु में एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त ऑर्बिटल हैं तो बहुआबंध का निर्माण हो सकता है। सेम भाई अभी कहा कि हमें क्या चाहिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन आपस में अतिव्यापन करते हैं जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो वो दूसरे ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करेंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। तो अगर दो ऑर्बिटल आपस में तभी अतिव्यापन करते हैं जब उनके पास अकेले यानी एक अयुग्मित यानी एक एक इलेक्ट्रॉन हो, जोड़े में ना हो इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी भी परमाणु के पास एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं,
एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त ऑर्बिटल हैं, यानी 2-3 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो एकल भरे हुए हैं, तो वहाँ पे बहुआबंध का निर्माण भी हो सकता है। ये क्लियरली आप तब समझेंगे जब मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी आगे। 4th पॉइंट देखिए, केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु ऑर्बिटल ही भाग ले सकते हैं। और कंडीशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये कंडीशन दी हमें कि अतिव्यापन तभी होगा जब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, यानी जोड़े में नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन। जितने भी इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं उनमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अकेला ही होना चाहिए। अतिव्यापन से निर्मित अणु में संघटक परमाणुओं की पहचान बनी रहती है। और ये बता रहा है कि भले ही ओवरलैपिंग हो जाए, अतिव्यापन के बाद जो अणु बनते हैं उनमें परमाणुओं की अपनी पहचान होती है। यानी अगर H2 ये अणु है, ये अणु किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से, तो इस अणु में किसकी अपनी पहचान बनी रहेगी, हाइड्रोजन परमाणुओं की भी अपनी पहचान बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि H2 अगर नया अणु बना तो उसमें ऐसी कोई क्वालिटीज़ नहीं होंगी जो हाइड्रोजन परमाणुओं में मौजूद हैं। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हाइड्रोजन के अणु का निर्माण करते हैं तो उस अणु में वही क्वालिटीज़ होंगी, वही गुण होंगे जो कि हाइड्रोजन के परमाणु में भी मौजूद होंगे। यही आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट किए हैं और इन्हीं के अनुसार जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए अतिव्यापन के प्रकार यहाँ पे मैंने दिखा रखे हैं। सबसे पहला है S अतिव्यापन। अब S क्या है, S एक ऑर्बिटल है। S क्या है, ऑर्बिटल है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे पास कितने ऑर्बिटल हैं, S, P, D और F हमारे पास ऑर्बिटल हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, S, P, D, F। एक्चुअल में ये कक्षक भी हैं आपके, S, P, D, F आपके क्या हैं, कक्षक हैं। लेकिन इनको हम इसी में क्या आते हैं आपके, इन्हीं में फिर अलग अलग आपके ऑर्बिटल्स भी मौजूद होते हैं। तो अब बात आती है S अतिव्यापन की। बोल रहे हैं अगर 2 ऑर्बिटल S प्रकार के हैं और वो आपस में अतिव्यापन करते हैं, तो देखिए S ऑर्बिटल कैसा होता है, गोलाकार होता है। अगर इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया हो तो अभी मैं आपको बता दूं कि S ऑर्बिटल गोलाकार होता है, P ऑर्बिटल डंबलाकार होता है, D ऑर्बिटल द्विडंबलाकार होता है, इस तरह से। ठीक है, S ऑर्बिटल गोलाकार, P ऑर्बिटल डंबलाकार, D ऑर्बिटल द्विडंबलाकार, 2 डंबल इस तरह से बने होते हैं, और F ऑर्बिटल की जो आकृति होती है वो क्या होती है, जटिल होती है, तो उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये S ऑर्बिटल है और ये दूसरा S ऑर्बिटल है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो भी जिनकी चक्रण की दिशा क्या हो, विपरीत हो। अब ये आपस में मिलेंगे, एक S और एक S आपस में मिला, इस तरह से मिले, यहाँ पे क्या बन गया, बंध बन गया। ये जो डैश डैश से दिखाया गया ये क्या बना, बंध बना। और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे मौजूद हैं जिन्होंने बंध निर्माण में भाग लिया। अब बच्चों आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये जो बंध बना, यहाँ पे इन्होंने अतिव्यापन किया ना, ये मिल गए, इतना पोर्शन इनका आपस में मिल गया जिसने बंध बनाया। ये जो बंध बना इसको हम कहते हैं सिग्मा बंध। सिग्मा बंध यहाँ लिख भी रखा है मैंने, सिग्मा बंध। ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सिग्मा बंध क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एक। उसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, sp अतिव्यापन। अब यहाँ पे sp अतिव्यापन का मतलब क्या है कि एक s ऑर्बिटल और दूसरा होगा आपका p ऑर्बिटल। एक आपका s ऑर्बिटल और एक आपका p ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करेंगे। तो अभी मैंने कहा कि s ऑर्बिटल कैसा होता है, गोलाकार, लेकिन p कैसा होता है, डंबलाकार। अच्छा, अब इसी में पॉइंट थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस अतिव्यापन में यानी sp अतिव्यापन में एक s ऑर्बिटल तथा एक p ऑर्बिटल भाग लेता है।
s ऑर्बिटल गोलाकार होता है, लेकिन p ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबलाकार होता है। साथ ही p ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि p ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं, px, py और pz। और एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। तो पूरे p जो कक्षक हैं इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, ये आपको मालूम है। उसी तरह से जो आपका डी कक्षक जो हैं आपके, वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, dxy, dyz, dzx, dx2, y2 और dz2। ये आपके 5 डी कक्षक होते हैं या 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। डी ऑर्बिटल जो है, डी उपकोष जो है उसके 5 ये डी ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है कि s ऑर्बिटल तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन p ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं, pxy, pyz और px, py और pz। ये 3 p ऑर्बिटल x, y तथा z अक्ष के समानांतर होते हैं। हमारा जो है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये होता है ना x, y और z। तो ये जो 3 ऑर्बिटल होते हैं ये इसके समानांतर होते हैं, यानी एक यूं सिचुएटेड होगा, एक आपका जो है यूं सिचुएटेड होगा और एक जो है इस तरफ होगा। ये मैं किसके बारे में बता रही हूँ, p कक्षक के बारे में, p ऑर्बिटल्स के बारे में बता रही हूँ। तो sp अतिव्यापन में एक s ऑर्बिटल ये वाला और एक p, कोई सा भी pxy, pyz जो है pzx, लेकिन हम यहाँ यहाँ s और px ऑर्बिटल को दिखाएंगे। तो ये s है और ये px है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। ये दोनों आपस में मिलके किस तरह से अतिव्यापन करेंगे, इतना पोर्शन इनका मिल जाएगा। अब ये मैंने यहाँ से रेड कर रखा है, ये अब एक ही आपके जो है एक लाइन में आ चुके हैं ये। तो यहाँ पे जो ये बंध बना, ये जो जिसको रेड कलर से दिखा रखा है, ये कौन सा बंध बना, सिग्मा बंध बना। यानी जब अतिव्यापन आपका अच्छे तरीके से होता है तो इसको हम, उसके फलस्वरूप जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसके बाद कुछ और अतिव्यापन हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब आता है पीपी अतिव्यापन। सबसे पहले एस अतिव्यापन, फिर sp अतिव्यापन और अब pp अतिव्यापन। pp अतिव्यापन में क्या है, एक px ऑर्बिटल दूसरे px ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करता है। अब यहाँ पे 2 p प्रकार के आ जाएंगे हमारे पास, यानी 2 जो है p प्रकार के ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं। किस तरह से ये कर रहे हैं, देखिए अगर ये देखिए ये कौन सा है, px है ये, और ये भी px है। तो ये आपस में अतिव्यापन करेंगे, किस तरह से मिलेंगे, एक ही लाइन में ये हैं, यूं ये मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने इसको रेड कलर से दिखा रखा है, तो ये इसको बोलते हैं अक्षीय अतिव्यापन। px ऑर्बिटल का अक्षीय यानी एक्सियल ओवरलैपिंग, और इसके फलस्वरूप यहाँ जो बॉन्ड बना है उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। यानी एक px ऑर्बिटल जब दूसरे px ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करता है, और इस प्रकार के अतिव्यापन को क्या कहा जाता है, अक्षीय, एक अक्ष दूसरे अक्ष के साथ मिल रहा है तो इसको कहा जाता है अक्षीय अतिव्यापन। और यहाँ पे जो बंध बनता है वो बनता है सिग्मा बंध। ये क्लियर है। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ है वो है कि अगर py और py ऑर्बिटल जो है आपस में अतिव्यापन करते हैं, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि ये px, py और pz जो ऑर्बिटल होते हैं ये x, y और z एक्सिस पे होते हैं। यानी अगर मैं px वाला बताऊंगी तो px वाला होता है ये वाला, इस तरह ना x अक्ष की तरफ है ये। अगर py है तो py कैसा होगा, ऊपर y एक्सिस की तरफ। और pz अगर बताऊं तो ये थोड़ा तिरछा होगा, इस तरह से pz, ऐसे ना z अक्ष पे ये होगा। तो अगर हम py को करवाते हैं तो देखिए मैंने एक ले लिया ये वाला py और एक ये py। अब अगर ये आपस में मिलेंगे तो देखिए कैसे मिलेंगे, ऐसे और ऐसे, ऐसे ही तो मिलेंगे। तो
इस तरह के अतिव्यापन को क्या कहते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग, लिखा भी है नीचे, इसको कहते हैं पार्श्व अतिव्यापन। यानी यहाँ पे ये पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, इनका छोटा सा पोर्शन ऊपर मिल रहा है और एक छोटा सा पोर्शन जो है नीचे मिल रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा ये ऊपर मिले और थोड़ा सा ये नीचे मिले। और मुख्य अक्ष जो मेन एक्सिस है वो कौन सा है? बीच वाला। लेकिन बीच वाला नहीं मिल पाएगा, इनके एक ऊपर मिलेगा एक नीचे मिलेगा, तो इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग या पार्श्व अतिव्यापन। अब आप यहाँ से ये देख लीजिए कि मेन एक्सिस कौन सा है? ये वाला, जिसको मैंने डैश 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 लाइन से दिखा रखा है। तो ये जो मेन अक्ष है हमारा, एक बॉन्ड तो बना उसके ऊपर और एक बॉन्ड बन गया उसके नीचे। तो आप ये समझ लीजिए कि जब पी वाई ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करते हैं तो डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो एक तो हमारा जो दूसरा जो बंध बनता है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं? पाई बंध। इसको कहते हैं हम पाई बंध। इस तरह से लिखा पाई बंध इस तरह से लिखा जाता है। पाई बंध अभी तक जितने भी बने थे वो किसके कारण थे? अक्षीय अतिव्यापन के कारण, जिसमें ये जो मेन एक्सिस होता है वो एक ही। देखिए सिंपल सी बात है, मुख्य अक्ष हमारा कौन सा है? ये बीच वाला। तो अगर ये एक ही लाइन में है, यहाँ पे एक ही लाइन में, तो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर ये मुख्य अक्ष हमारा जो है वहाँ पे बंध नहीं बन रहा है, ऊपर और नीचे बन रहा है, तो हमेशा समझ लीजिए कि ये द्विआबंध का निर्माण करता है, यानी डबल बॉन्ड बनाता है ये। और डबल बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड जो बनता है उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड क्या होता है? एक वीक बॉन्ड होता है, एक कमज़ोर बंध होता है। तो यहीं से एक और क्वेश्चन हमारा जो है वो भी क्लियर हो जाता है कि सिग्मा बंध जो वो कैसे बनता है? अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप। अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिग्मा बंध क्या होता है। तो ऐसे बंध जो अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप बनते हैं उनको हम सिग्मा बंध कहते हैं। और ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिग्मा बंध कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ज़्यादातर जो बंध होते हैं वो सिग्मा बंध ही होते हैं, लेकिन जहाँ भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो जाता है तो वहाँ पे आपका जो है पाई बंध शुरू हो जाता है। और पाई बंध कैसे बनते हैं? पाई बंध किस तरह से बनते हैं? पाई बंध बनते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग या फिर पार्श्व अतिव्यापन के कारण। पार्श्व अतिव्यापन। और अभी मैंने आपको बताया कि पार्श्व अतिव्यापन क्या होता है? जहाँ पे हमारा जो मुख्य अक्ष है वो केंद्र में वो कभी नहीं मिलता है, वो एक लाइन में नहीं होता है, ठीक है? वो आपका होता है पार्श्व अतिव्यापन। और इसके फलस्वरूप पाई बंध जो बनते हैं वो कमज़ोर बंध होते हैं। तो अभी जो है इतनी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, तो ये टॉपिक जो है यहीं पे हम समाप्त कर देते हैं। वीडियो के अंत में आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया है। आज के वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स। गुड बाय।